हेलो फ्रेंड्स, आप देखना शुरू कर चुके हैं इस यूट्यूब चैनल का वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज ओपन जनरल सिस्टम ओजेएस का वर्जन 3.x की ट्यूटोरियल सीरीज है जो कि हिंदी लैंग्वेज में है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस यूट्यूब चैनल के सभी वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज के अपडेट्स अलर्ट्स आते रहें। ओजेएस से रिलेटेड, होस्टिंग से रिलेटेड, ओजेएस के पब्लिशिंग के प्रोसेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। उसका सॉल्यूशंस वीडियो के ज़रिए आपको बताने की कोशिश की जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको एक प्रॉपर एक वेबसाइट को कंप्लीटली फर्स्ट स्टेप 1 से लेके फाइनल फिनिश स्टेप तक का पूरा कंप्लीट एक मूव ऑन किस तरीके से हम सर्वर को मूव करते हैं, ये मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। कंप्लीट प्रोसेस में मैंने आपको इससे पहले वाली कुछ वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि कंप्लीट प्रोसेस में हमारे पास 3 मेजर प्रोसेस होती हैं। फर्स्ट प्रोसेस होती है हमें एग्जिस्टिंग वेबसाइट का कंप्लीट एक बैकअप बनाना। फिर आपके न्यू होस्टिंग प्रोवाइडर या न्यू सर्वर पे आपको उस बैकअप को वहाँ पर अपलोड करना, वापस अपलोड करना, एज वेल एज फिर उसके बाद प्रॉपर उसकी डीएनएस एंट्री को प्रॉपर सेट करके कि ताकि हमारी एग्जिस्टिंग वेबसाइट की कोई दूसरी सर्विसेज अफेक्ट ना करें और एज इट इज़ हमारे पास नई वाली वेबसाइट स्टार्ट हो जाए। हमें मेल को अभी हम इस वीडियो में मेल को ट्रांसफ़र नहीं देख रहे हैं, जस्ट वेबसाइट को ट्रांसफ़र करना हम सीखेंगे। पूरा कंप्लीट हम करना एक प्रोसेस पूरी कंप्लीट देखेंगे। क्या करना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पूरा कंप्लीट एक बैकअप चाहिए। ये एक मेरी वेबसाइट है जिसको मुझे कंप्लीटली एक बैकअप करना है। तो आपको क्या करना होगा, पहले मैंने ओजेएस को लॉगिन कर लिया है। कंप्लीट ओजेएस को लॉगिन कर लेना है। एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाना है आपको। हम अभी पहली प्रोसेस जो है हमारी बैकअप बनाने की, वो बैकअप बनाने की प्रोसेस को मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन में जाने के बाद क्लियर डेटा कैश करना है, टेम्पलेट कैश करना है, फिर क्लियर शेड्यूल्ड टास्क एग्जीक्यूशन लॉग्स। ये 3 स्टेप्स को वन बाय वन करना है और ये क्लिक करने के बाद आपको कुछ प्रोसेस होते हुए नहीं दिखेगी, आपको यहाँ पर एक कंप्लीट मूवमेंट दिखेगा। कहाँ? टॉप पर, ये टास्क के बाद में टॉप पे एक है ना अ, जो टाइमर टाइप आपको दिखेगा, उस उसके बाद ही आप मान के चलिएगा कि हमारा कंप्लीट हुआ है। अब हमें आपके कंट्रोल पैनल में फाइल मैनेजर फाइंड आउट करना है। अगर सी पैनल कंट्रोल पैनल है तो ये आपको फाइल मैनेजर इस तरीके से मिलेगा, फाइल मैनेजर की तरह ओपन करना है इसको। अगर डायरेक्ट एडमिन कंट्रोल पैनल है तो फाइल मैनेजर यहाँ से ओपन होगा। आपके कंट्रोल पैनल लॉगिन करते से फाइल मैनेजर दिख जाएगा। सी पैनल में भी आपको कंट्रोल पैनल लॉगिन करते से फाइल मैनेजर ये पब्लिक एचटीएमएल को करना है। यहाँ पर भी मैं पब्लिक एचटीएमएल को ओपन कर लूँगा, ये आ गया। और अगर आपका कोई और अदर देन कंट्रोल पैनल है, सीडब्ल्यूपी कंट्रोल पैनल है या कोई भी कंट्रोल पैनल है, तो आपको जस्ट फाइल मैनेजर फाइंड आउट करना है और उसके आपकी वेबसाइट के पब्लिक एचटीएमएल फोल्डर में चले जाना है। अब मेरी एग्जिस्टिंग जो वेबसाइट का कंट्रोल पैनल है वो CWP है और मैं डायरेक्ट एडमिन पे उसको लेके जाना है। मेरा सी पैनल आपको मैंने जस्ट फॉर डेमो आपको मैंने दिखाया है। जी। अब फाइल मैनेजर हमने हम सभी में फाइंड आउट कर लिया है, सभी में हमको उसको अब एग्जिस्टिंग वेबसाइट में आपको 2 फ़ोल्डर अलग-अलग मिल सकते हैं या फिर एक ही जगह पे दोनों फ़ोल्डर हो सकते हैं। एक तो रूट डायरेक्टरीज़ पूरा कंप्लीट एक है ना आपका ओजेएस का सेटअप होगा, एज़ वेल एज़ एक पूरा कंप्लीट जहाँ पर आपकी फाइल्स आप अपलोड जो भी फाइल्स अपलोड करते हैं, जो भी सबमिशंस की फाइल अपलोड करते हैं, जो भी पब्लिश्ड आर्टिकल की फाइल्स अपलोड करते हैं, उसकी एक डायरेक्टरी होगी। हमें 2 डायरेक्टरी को कंप्रेस करना है, कंप्रेस करके देन डाउनलोड। तो एक तो पब्लिक एचटीएमएल के अंदर रूट डायरेक्टरी मिल गई, रूट डायरेक्टरी को मैंने सेलेक्ट ऑल करा, सेलेक्ट ऑल करने के बाद कंप्रेस कर दिया। मैं उसको एक नाम दे दूंगा। मैंने आज की तारीख ले ली और मेंशन कर दिया दिस इज रूट, देन कंप्रेस। सेम प्रोसेस अगर हमें मान लीजिए कि हमारे कंट्रोल पैनल में कंप्रेस की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है या फिर कोई और इस तरह का सेलेक्ट ऑल की अगर फैसिलिटीज नहीं मिल रही है तो हम सेम सेम फाइलों को आप एफटीपी से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये रहा एफटीपी, आपको लॉगिन करना है। एफटीपी लॉगिन करने के लिए क्या करना है, आपको एफटीपी
अपने कंट्रोल पैनल में एफटीपी का यूजर नेम पासवर्ड, या आपको जो भी कंट्रोल पैनल की जब डिटेल आई होगी तो यूजर नेम पासवर्ड एफटीपी का मिल जाएगा। अगर एफटीपी का यूजर नेम पासवर्ड नहीं मिलता है तो आप अपने सर्विस प्रोवाइडर से डिमांड कर सकते हैं एफटीपी यूजर नेम पासवर्ड के लिए। एफटीपी का होस्ट नेम, यूजर नेम और पासवर्ड डालने के बाद पोर्ट नंबर अगर 21 नहीं है, कोई और है, तो आपको वो पोर्ट नंबर मेंशन करना पड़ेगा। डिफ़ॉल्ट 21 ही होता है। अगर मैं यहाँ पर 21 लिखूँ चाहे नहीं लिखूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 21 के अलावा कोई और नंबर है तो मुझे यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। क्विक कनेक्ट करने के बाद आपको सेम प्रोसेस, आपको पब्लिक एचटीएमएल ये फ़ोल्डर दिख जाएगा। राइट हैंड साइड आपको आपके सर्वर का खुलता है, लेफ्ट हैंड साइड आपके सिस्टम का खुलता है। तो इसकी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एफटीपी के थ्रू आपको अपलोड करना, डाउनलोड करना, बैकअप डाउनलोड करना मैंने आपको बताया। यहाँ पर से आपको पूरी कंप्लीट फाइल आप यहाँ पर सिलेक्ट ऑल करके सीधे एज इट इज कॉपी करके यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं। कॉपी करके या ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपके किसी फोल्डर में आप उसका कंप्लीट एक बैकअप बना सकते हैं। तो ये दूसरा तरीका है बैकअप बनाने का। मेरे को इसी में हमें आर्काइविंग करके फ़ोल्डर है। आर्काइव फ़ोल्डर क्यों है? क्योंकि मैं पब्लिक एचटीएमएल में मैंने जो अपलोडिंग डायरेक्टरी सेटअप के टाइम पे जो अपलोडिंग डायरेक्टरी दी थी, ज़्यादातर 99% लोग उसको रीनेम नहीं करते हैं, फाइल्स फ़ोल्डर ही रखते हैं। मैं उसको रीनेम कर देता हूँ आर्काइव नाम से। मैंने फाइल्स को रीनेम करके आर्काइव कर दिया है। कई लोग ज़्यादातर जो मिस्टेक्स ये कर देते हैं, जैसे मैं आपको इसमें एक मिस्टेक दिखा देता हूँ कि जो अपलोडिंग डायरेक्टरी है वो पब्लिक एचटीएमएल के अंदर ही डाल देते हैं। इससे आपके 90% हैकिंग चांस बढ़ जाता है। तो या तो पब्लिक एचटीएमएल के अंदर ही होगा, तो अगर आपने यहाँ से सेलेक्ट ऑल करके अगर कंप्रेस करा तो आपको सेकेंडरी जो अपलोडिंग डायरेक्टरी है वो इसी के अंदर है, तो उसको दोबारा कंप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो अपलोडिंग डायरेक्टरी है, जो सबमिशंस की अपलोडिंग डायरेक्टरी है वो मेरी बाहर है, तो मैं उसको बाहर से सेलेक्ट करके उसको देन उसके बाद कंप्रेस करूँगा। ये मैंने नाम दे दिया, देन उसके बाद कंप्रेस फाइल। और कोई भी कंट्रोल पैनल होगा, आपको ये जो कंप्रेस की फैसिलिटी है, सेलेक्ट ऑल की फैसिलिटी है, फाइल मैनेजर की फैसिलिटी है, ये होगी ही होगी। अगर नहीं है, आपके पास कंट्रोल पैनल का यूजर नेम पासवर्ड नहीं है, तो आपको अपने सर्विस प्रोवाइडर से डिमांड करना होगा। एज वेल एज आपको कोई भी मूवमेंट से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं, वो होस्टिंग प्रोवाइडर की ड्यूटी है कि वो कंप्लीट आपको मूव ऑन या ट्रांसफर करके दे। आप जिसके पास सर्विस मूव ऑन कर रहे हैं, ये उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट ड्यूटी है। फ्री आजकल कोई भी इस चीज़ का चार्जेस नहीं लेता। वो उसकी ड्यूटी है कि आपके एग्जिस्टिंग सर्वर से न्यू सर्वर पे पूरा ट्रांसफ़र करके दे। या आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट करके आप मुझे बताइएगा। मैं आपको ये जो सर्विसेज है मूव ऑन करने की, इसकी पूरी कंप्लीट जो फैसिलिटी है, ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका कोई चार्जेस नहीं है। अगर आपको किसी तरह की कोई उलझन लग रही है, समस्या लग रही है, तो आप मुझे बता सकते हैं। जैसा कि इसके अंदर इस यही डायरेक्टरी सबसे ज़्यादा बड़ी डायरेक्टरी होती है, इसी में टाइम लगेगा। अब जब तक कंप्रेशन हो रहा है तब तक मैं क्या करूँगा, मैं डेटाबेस का बैकअप बना लूँगा। डेटाबेस का बैकअप बनाने के लिए मुझे पीएचपी माई एडमिन ओपन करना पड़ेगा। हर कंट्रोल पैनल में डेटाबेस का बैकअप बनाना और रिस्टोर बनाने का फंक्शंस होता ही होता है। अगर मैं सी पैनल की बात करूँ तो सी पैनल में भी माई पीएचपी माई एडमिन है। और अगर मैं डायरेक्ट एडमिन कंट्रोल पैनल की बात करूँ तो इसके अंदर भी आपको पीएचपी माई एडमिन दिख जाएगा। पीएचपी माई एडमिन, या तो माई एसक्यूएल पे डायरेक्ट क्लिक करके आप उसमें बैकअप रिस्टोर का फंक्शन होगा, बैकअप रिस्टोर का फंक्शन होगा, या फिर पीएचपी माई एडमिन होगा। तो मैंने अभी जो है, क्योंकि ऑलरेडी एक प्रोसेस रनिंग में है, तो उसका पीएचपी माई एडमिन ओपन नहीं हो रहा है। वेट कर लेते हैं जब तक इसका बैकअप बन रहा है। इंडिविजुअल डेटाबेस का बैकअप का फंक्शन भी होगा, या पीएचपी माई एडमिन से भी आप बैकअप बना सकते हैं। मुझे इस जगह पे मूव ऑन करना है, इसलिए मैंने पहले से ही ओपन करके रख लिया है। ये दोनों फाइलें बन चुकी हैं। तो मुझे इंडिविजुअली ये दोनों फाइलें डाउनलोड करनी है। एक तो पब्लिक एचटीएमएल रूट फाइल डाउनलोड करनी है,
ये मैं इसको डाउनलोड पे लगा देता हूँ। प्रॉपर एक जगह पे आप सेव कर दीजिए उसे। मेरा कस्टमर है, कस्टमर के नाम पे ही मैं सेव कर देता हूँ। सेव। देन उसके बाद आर्काइव डायरेक्टरी को डाउनलोड कर लेता हूँ। जो दोनों जिप फाइल थी, दोनों मैंने उसको दोनों को डाउनलोड पे लगा दिया। इट टेक्स टाइम, डाउनलोडिंग चल रही है। अब जब तक डाउनलोडिंग हो रही है, अब मैं PHP माई एडमिन देख लेता हूँ, ओपन हो जाता है। तो उसका हम PHP माई एडमिन का बैकअप बना लेते हैं। मेरा PHP माई एडमिन हो गया। प्रॉपर आपका जो डेटाबेस है, हमें उसी को ही लेना है। प्रॉपर जो मेरा डेटाबेस है, मैंने उसको क्लिक करा। जिनके पास मल्टीपल वेबसाइट्स हैं, वो खास तौर से ध्यान से, जो जिसका यूज़र नेम पासवर्ड है, जो डेटाबेस है, उसी का ही हमें उसी पे वर्क करना है। किसी और का किसी और में नहीं कर देना है। सिंपल डेटाबेस ओपन करा। डेटाबेस ओपन करने के बाद एक्सपोर्ट बटन दबाया। एक्सपोर्ट बटन, कुछ नहीं करना है, क्विक डिस्प्ले ओनली मिनिमम ऑप्शन करके गो कर देना है। तो आपको ये डेटाबेस का आपको डाउनलोड करने की फैसिलिटी अवेलेबल करा देगा। सेम प्लेस पे मैं उसको, उसकी एसक्यूएल फाइल को सेव कर लेता हूँ मैं। अभी आर्काइव डायरेक्टरी डाउनलोड हो रही है। तब तक अब हमें हमें डायरेक्ट एडमिन में इसको ट्रांसफ़र करना है। सेम प्रोसेस, मुझे इसके अंदर भी फाइल मैनेजर ओपन करना पड़ेगा। मैं फिर से ओपन करके दिखा देता हूँ। आपको अगर यहाँ फाइंड आउट नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पर भी फाइंड आउट करके करना है। अब आपकी जो नई जगह है, वहाँ पर आपको लॉगिन करने के बाद आपको फाइल मैनेजर फाइंड आउट करना है। हर कंट्रोल पैनल में फाइल मैनेजर होता है। ठीक है। फाइल मैनेजर फाइंड आउट करा। अब आपका अगर लाइनेक्स सर्वर है, तो पब्लिक एचटीएमएल आपको मिलेगा डायरेक्टरी। लाइनेक्स सर्वर से ही ओजेएस चलता है। वहां पर आने के बाद आपको पब्लिक एचटीएमएल के अंदर, पब्लिक एचटीएमएल के जो हमने डाउनलोड करा था, इट इज रूट रूट नेम। वहां पर आपको उस डायरेक्टरी को ड्रैग एंड ड्रॉप करके ले आना है। मैं उस फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करके ले आऊंगा। पर्टिकुलर जो रूट डायरेक्टरी है, उसको ड्रैग करके आपको सीधे हर कंट्रोल पैनल में अपलोड करने का फंक्शन मिलेगा। ये मेरी अपलोडिंग हो रही है। अगर मैं सी पैनल की बात करूं, तो फाइल मैनेजर में इसमें भी अपलोड करने का फंक्शन मिलेगा। अपलोड, पब्लिक एचटीएमएल के अंदर आपको अपलोड करना है। ये अपलोड बटन दबाएंगे, फाइल सिलेक्ट फाइल करेंगे, अपलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। डायरेक्ट एडमिन सब में अपलोड करने का आपको फंक्शन मिलेगा। अपलोडिंग कंप्लीट होने के बाद आपको इस तरीके से दिखेगा। आपको सेलेक्ट करना है, और इसमें सेलेक्ट करने के बाद हर कंट्रोल पैनल में आपको ऑप्शन मिलेगा एक्सट्रैक्ट करने का। कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अगर मैं सी पैनल की बात करूं, तो सी पैनल में भी आपको जिप फाइल सेलेक्ट करने के बाद, ये जिप फाइल मैंने सेलेक्ट करी, और एक्सट्रैक्ट फंक्शन और कंप्रेस फंक्शन, ये सारे फंक्शंस जो है 101% सब में कॉमन है। और अगर आप वो फंक्शंस आपको नहीं दिखता, आपको फाइंड आउट करने के बाद भी आपको नहीं मिलता, आपने अच्छे से देख लिया, आपको नहीं दिख रहा है, तो आपके सर्विस प्रोवाइडर को आपको चेंज करने की ज़रूरत पड़ रही है। क्योंकि वो अपडेटेड नहीं है। ये 2020 के एरा में ये बहुत पुरानी टेक्निक हो गई है। सबके पास आज की डेट में है ना, ये सारे फंक्शंस होते ही होते हैं, हर हालत में होते हैं। सेम, अब रूट डायरेक्टरी डाल दी, एज वेल एज अब मुझे क्या करना है, आर्काइव डायरेक्टरी मुझे यहाँ पर अपलोड करना है। उसकी पेरेंट डायरेक्टरी में सेम करूँगा, अपलोड फाइल। अब फिर से बोल रहा है ड्रैग एंड ड्रॉप। मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपलोड डायरेक्टरी, अब मैं आर्काइव वाले को अपलोड कर रहा हूँ मैं। ध्यान रहे,
जो हम ओजेएस के लिए अपलोडिंग जो अवेलेबिलिटी लेते हैं, हमने जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि वर्चुअल प्राइवेट सर्वर या डेडिकेटेड होस्टिंग ही होनी चाहिए। तो उसमें अपलोडिंग लिमिट जो है एटलीस्ट 500 1 जीबी के आसपास होना चाहिए। 500 एमबी, हाफ जीबी या 1 जीबी होना चाहिए एटलीस्ट, ताकि हमें बैकअप बनाना और रिस्टोर करना ये सब अवेलेबिलिटी हो। तो आपके ज़्यादातर होस्टिंग प्रोवाइडर इस चीज़ को अपलोडिंग पे लिमिट लगा के रखते हैं, ताकि आप बिग फाइल्स को अपलोड ना कर सकें। कहीं ना कहीं वो अनलिमिटेड तो कहते हैं, लेकिन अनलिमिटेड के साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे कंस्ट्रेंट लगा देते हैं कि जिससे आप लिमिट क्रॉस ही ना कर पाएँ। तो अनलिमिटेड अनलिमिटेड सिर्फ एक भ्रम है। अनलिमिटेड नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। अगर वो बोल रहे हैं अनलिमिटेड स्पेस, तो आई नोट पे लिमिट लगा देंगे। अगर वो बोल रहे हैं कि अनलिमिटेड स्पेस, तो अपलोडिंग पे लिमिट लगा देंगे। कई सारी चीज़ों पे लिमिट लगाई जा सकती है। तो आपको अनलिमिटेड स्पेस बोल के, अनलिमिटेड बैंडविड्थ बोल के तो कोई भी दे देगा, लेकिन उसके पीछे के जो अनलिमिटेड जो हमें चाहिए होते हैं, वो ज़्यादातर होस्टिंग प्रोवाइडर्स के पास अवेलेबिलिटी नहीं होती, जो ओजेएस के लिए चाहिए होती है। कंप्रेशन टेक्निक्स चाहिए होती हैं, मल्टीपल कंप्रेशन टेक्निक्स चाहिए होती हैं, वो सब चीज़ें अवेलेबिलिटी नहीं होती। वो सब चीज़ बंद करके आपको वो चीपेस्ट होस्टिंग प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो कोशिश करें कि चीपेस्ट होस्टिंग तो लें, आपको सस्ता तो ढूंढना है, लेकिन एज वेल एज वो सारी चीज़ें, इनर की चीज़ें आपकी वो बंद नहीं होना चाहिए, उन पे लिमिटेशंस नहीं होना। एक बार कोई स्पेस पे लिमिट लगा दे, बैंडविड्थ पे लिमिट लगा दे चलेगा, लेकिन बाकी चीज़ों पे लिमिट नहीं होना चाहिए। और उनके टर्म्स एंड कंडीशन में ही आपको पढ़ने पे पता चलेगा, कंप्लीट पढ़ने पे, कि उनकी इंटरनल चीज़ों पे किस किस चीज़ों पे लिमिट है। खासतौर से बहुत से होस्टिंग प्रोवाइडर जो आजकल बहुत चीपेस्ट में बहुत मार्केटिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मार्केटिंग कर करके हर जगह उनकी मार्केटिंग दिख रही है। तो उन लोगों को हर चीज़ उनकी चीपेस्ट है, हर चीज़ अनलिमिटेड है, बट उनकी सारी चीज़ें अनलिमिटेड ना होते हुए वो चीज़ें उन पे इंटरनली कई सारी चीज़ों पे लिमिट लगी रहती है। नंबर ऑफ फाइल्स पे लिमिट्स लगी होती है, अपलोडिंग्स पे लिमिट लगी होती है। अब ये हमारी जो अपलोडिंग है, ये कंप्लीट हो गई। सेम फंक्शन, मुझे इसको सेलेक्ट करके इसको एक्सट्रैक्ट करना है। ये हमारे पास आर्काइव डायरेक्टरी आ गई। अभी हम जिप रखे रहने देंगे। क्यों रखे रहने देंगे? ताकि अभी हमारा, अगर मान लीजिए कि अगर हमारा प्रोसेस फेल हो गई, तो हम उसको दोबारा एक्सट्रैक्ट कर सकें। तब तक के लिए उसको होल्ड करके रखेंगे। अब हमारी अगली प्रोसेस क्या है? हमने उसका बैकअप बना के रखा हुआ है डेटाबेस का। हमारा फाइल्स वाला जो कंसेप्ट है वो कंप्लीट हो गया। इसको मैं क्लोज डाउन कर देता हूँ। अब हमें डेटाबेस को क्रिएट करके डेटाबेस को रिस्टोर करना है। वहाँ हमारा ऑलरेडी बैकअप बना हुआ है। ये माई मैनेजमेंट में आ गया हूँ। क्रिएट न्यू डेटाबेस। डेटाबेस का नाम देना है, एज वेल एज डेटाबेस का पासवर्ड देना है। मैं डेटाबेस का पासवर्ड डाल देता हूँ, या मैं रैंडम जनरेट भी कर सकता हूँ, लेकिन आपको पासवर्ड फिर वो सेव करना होगा। क्रिएट डेटाबेस कर दिया। देन उसके बाद अब मुझे इस पे अपलोडिंग करनी है उसी कंट्रोल पैनल में। या तो मेरे पास है ना, उसमें अपलोड बैकअप का फंक्शन होगा, या पीएचपी माई एडमिन होगा। पीएचपी माई एडमिन से आपको बैकअप रिस्टोर करना बता देता हूँ आपको। पीएचपी माई एडमिन कॉमन है, कंट्रोल पैनल में हो सकता है वो ऑप्शन हो चाहे ना हो, लेकिन पीएचपी माई एडमिन कॉमन है, ये सभी जगह होगा ही होगा। हमने बैकअप बनाने के लिए एक्सपोर्ट लिया था, अब हमें रिस्टोर करने के लिए इंपोर्ट लेना है। नए सर्वर पे हमें उस बैकअप को लेने के लिए इंपोर्ट करना है। सेम कंडीशन, मुझे वो जहाँ पर बैकअप बनाया है मुझे वहाँ से
उस फाइल को लेना होगा। बैकअप फाइल को मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैक्सिमम 64 MB की लिमिट लगी हुई दिख रही है। किस पे दिख रही है हमें? एसक्यूएल सर्वर पे। तो ये लिमिट नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आपका डेडिकेटेड सर्वर होगा तो आपका प्रोवाइडर उस लिमिट को आसानी से बढ़ा देगा। अभी जो मेरी अपलोडिंग फाइल साइज जो है वो मैं चेक कर लेता हूँ। जस्ट 11 MB है, इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अलाउ इंटरप्शन, ये टिक होना चाहिए। फॉरेन की चेक्स टिक होना चाहिए। डू नॉट यूज ऑटो इंक्रीमेंट फॉर जीरो वैल्यूज, ये टिक होना चाहिए। गो कर दी। 10-11 MB का है, इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ये इसको अपलोडिंग कर देगा। हमने पहले फर्स्ट फेज हमने कंप्लीट करा, पूरा कंप्लीट बैकअप बनाया। फर्स्ट स्टेप क्या थी? पहले टेम्पलेट कैश, डेटा कैश और क्रॉन जॉब एग्जीक्यूशन लॉग हमें ये डिलीट करा, रिमूव करा। कहाँ से? ओजेएस को लॉगिन करके। फिर सारी फाइलों को कंप्रेस करा, कंप्रेस करने के बाद डाउनलोड करा। फिर हमारे जो न्यू कंट्रोल पैनल है उस पे लॉगिन करके हमने पहले रूट डायरेक्टरीज को रिस्टोर करा, आर्काइव डायरेक्टरी को रिस्टोर करा, जो सबमिशंस डायरेक्टरी, अपलोडिंग डायरेक्टरी है उसको रिस्टोर करा। देन उसके बाद हमने डेटाबेस क्रिएट करा। डेटाबेस क्रिएट करके अब हम डेटाबेस को रिस्टोर कर रहे हैं। डेटाबेस यहाँ पर अपलोड होने के बाद उसको डेटाबेस को एग्जीक्यूट करके यहाँ पर सारा डेटा रिस्टोर करेगा। मेरा कंप्लीटली डेटाबेस आ चुका है। 593 क्वायरीज एग्जीक्यूटेड कंप्लीट। यहाँ पर आपका डेटाबेस क्रिएट हो चुका है कंप्लीट वर्जन तक। ठीक है। देन अब हमें क्या करना है? हमारा डेटाबेस आ गया, फाइल्स आ गई। हम इसको क्लोज डाउन कर देते हैं। लेकिन अब अभी तो हमारी वेबसाइट पुराने पे ही चल रही है, पुराने से ही खुल रही है। अब नए से खुलवाने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें डीएनएस में चेंजेस करने होंगे। डीएनएस एंट्री लुक लाइक दिस। कुछ आपको इस तरीके से डीएनएस, हर कंट्रोल पैनल में आपको डीएनएस एंट्री का आपको फंक्शंस मिल जाएगा। हर कंट्रोल पैनल में अगर मैं इसकी बात करूं डीएनएस एंट्री में, तो आप डोमेन नेम में आप ढूंढिए जोन एडिटर, या डोमेन वाला ओपन कर लीजिए। सी पैनल की अगर मैं बात करूं तो CWP कंट्रोल पैनल होगा, या SCP कंट्रोल पैनल होगा, या डोमेन का कंट्रोल पैनल होगा, डोमेन से होगा। कहीं भी हो, आपको डोमेन में डीएनएस एंट्री ढूंढनी है। डीएनएस एंट्री को आपको फाइंड आउट करना है। सी पैनल में आपको डीएनएस एंट्री मॉडिफाई द जोन्स, ये आ गया। इसमें जस्ट हमें ए रिकॉर्ड से काम है। किससे काम है? जस्ट ए रिकॉर्ड। सी पैनल में मैंने आपको दिखा दिया। देन उसके बाद अगर मैं अपने वाले में बात करूं, तो अपने वाले में भी मेरे को ए रिकॉर्ड से काम है। ए रिकॉर्ड और ट्रिपल डब्ल्यू, ये दो रिकॉर्ड से काम पड़ता है। अब ट्रिपल डब्ल्यू ये बोल रहा है कि कॉपी ऑफ मेन डोमेन, कॉपी ऑफ मेन डोमेन। तो हमें ट्रिपल डब्ल्यू रिकॉर्ड में कोई चेंजेस नहीं करना, बट अगर ए रिकॉर्ड और ट्रिपल डब्ल्यू में भी अगर ए रिकॉर्ड है, तो दोनों पे हमें नए सर्वर की आईपी को मेंशन करना है, आईपी एड्रेस को अपडेट करना है नए सर्वर की। बट ट्रिपल डब्ल्यू में मेंशन है कि वो कॉपी ऑफ मेन डोमेन, कॉपी ऑफ मेन डोमेन। तो हमें जस्ट ए रिकॉर्ड को अपडेट करना होगा। ध्यान रहे, हमें किसी और सब डोमेन या किसी और एंट्री को नहीं छेड़ना है। ये मैंने एडिट करा। एडिट करने के बाद जो आपके लॉग आउट हो गया, फिर से लॉग इन कर लेना। और एडिट करने के बाद जो आईपी जो आएगी, वो आईपी आपको एडिट करके वहाँ अपडेट करना है। सी पैनल में नहीं, जो एग्जैक्टली जो है, ये मैंने न्यू सर्वर की आईपी अपडेट कर दी। अपडेट करने के बाद आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लीजिए। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद आपको कमांड लिखना है पिंग।
पिंग आप जब करेंगे तो आपको यहाँ पर पिंग में आपको पुरानी आईपी ही दिख रही है, पुरानी आईपी ही आ रही है। अब हमें क्या करना होगा, हमें वेट टिल डेट जब तक कि वो न्यू आईपी पे फॉरवर्ड नहीं हो जाती। इसका एक सॉल्यूशन ये है कि आप अपने जो आपका जो रूटर है मॉडेम है उसको 20-25 मिनट के लिए बंद कर दीजिए, तो वो न्यू आईपी पे फ्रेश आईपी पे न्यू सर्वर पे फॉरवर्ड होने लगेगी। फिर भी एक ये कमांड है आप जिसको डाल के आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। फिर उसका ट्राई करके देखिए। मैं फिर से ट्राई करता हूँ। ये अभी भी पुराने पे जा रही है। जब तक वेट करना है जब तक कि आपका न्यू पे नहीं चली जाती। डीएनएस एंट्री करने के बाद बस यही एक टिपिकल मामला है जहां आपको काफ़ी वेट करना पड़ सकता है। मतलब इसको चेंज होने में 24 से 48 घंटे भी लग जाते हैं कई दफ़ा। अभी हमारी पुराने से ही ओपन हो रही है, नए से नहीं ओपन हो रही। एक तरीका और है, आप सिस्टम ओजेस लॉगिन करके सिस्टम इंफॉर्मेशन पे भी चेक कर सकते हैं, आपको दिख जाएगा नए से चल रही है कि पुराने से चल रही है। सेंटोस वेब पैनल, बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपका पुराने से चल रहा है कि नए से चल रहा है। तो ट्राई कर लेते हैं। अब एक ही सॉल्यूशन बचता है कि हम मॉडेम बंद कर लें। ये मैंने मॉडेम शट डाउन कर दिया है। जो हमने ये प्रोसेस जितनी भी की है, अब आपका जो जो भी जैसे ही ये आईपी एड्रेस चेंज होगी, आपको मैं अगर ये एक एक दो मिनट में और नहीं होता है तो मैं अगला वीडियो डाल दूंगा फॉर चेकआउट के लिए। लेकिन ये जो प्रोसेस हमने फाइल रिस्टोर कर दी, हर चीज़ रिस्टोर कर दी। अब हमें आईपी चेंज करने के बाद हमें जस्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल चेंजेस करने की ज़रूरत लगेगी। वेबसाइट शट डाउन हो जाएगी, बंद हो जाएगी। जैसे ही आपके न्यू आईपी पे आएगा तो वेबसाइट आपकी बंद हो जाएगी। लेकिन हमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को चेंज करना होगा। अगेन हम उसमें फाइल्स मैनेजर में फाइल्स को ओपन करेंगे और हमें कॉन्फ़िग फाइल को चेंजेस करना है। कॉन्फ़िग फाइल ओपन करेंगे। कॉन्फ़िग फाइल या तो ऑनलाइन एडिट का ऑप्शन होगा या दूसरे तरीके से एडिट का ऑप्शन होगा। हर कंट्रोल पैनल में एडिट का ऑप्शन होता ही होता है, खासतौर से सी पैनल में, डायरेक्ट एडमिन में, इनमें होता ही होता है। हमें यहाँ पर फाइल्स की लोकेशन हमें चेंज करना पड़ेगी, बाकी डेटाबेस की सेटिंग भी चेंज करना पड़ेगी। मैं डेटाबेस की सेटिंग भी चेंज कर देता हूँ। न्यू डेटाबेस की सेटिंग मुझे डालना पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर डेटाबेस का नाम चेंज हुआ था। पासवर्ड वही था। देन इसके बाद मुझे फाइल्स की लोकेशन चेंज करना पड़ेगी। फाइल लोकेशन क्या आ रहा है, डोमेन्स के अंदर। डोमेन्स के अंदर, फिर डोमेन्स के अंदर डोमेन नेम डॉट कॉम। ये आपको लोकेशन, आपको एग्जैक्ट आपको चेंज करना पड़ेगी।
हर कंट्रोल पैनल का अपना अपना सिस्टम होता है, हर कंट्रोल पैनल के अपने अपने तरीके होते हैं। तो आपको जो है इसको प्रॉपर सेट करना होगा। ये आप जो है होम डायरेक्टरी जो है, होम डायरेक्टरी और ये जो यूज़र नेम तक की जो डायरेक्टरी है, ये आपको मतलब रूट डायरेक्टरी आपको अपने सर्विस प्रोवाइडर से पता चलेगी, और आगे की जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, ये आपको कंट्रोल पैनल से पता चलेगी। ये मैंने कंट्रोल पैनल से डोमेन्स, डोमेन नेम, पब्लिक एचटीएमएल, या ये हमें आर्काइव डायरेक्टरी की लोकेशन डालनी है। तो आर्काइव डायरेक्टरी कहाँ पर है? यहाँ पर डोमेन के बाद ये रहा आर्काइव। तो आर्काइव डायरेक्टरी की लोकेशन, अब ये जो डायरेक्टरी, ये रूट डायरेक्टरी की जो यूज़र डायरेक्टरी की लोकेशन है, ये आपको आपका सर्विस प्रोवाइडर बताएगा, और कोई नहीं बताएगा। तो आपको उसको पता करने के लिए आपको सर्विस प्रोवाइडर ही बता सकता है, कोई और तरीका उसको जानने का, कोई और तरीका या कोई और शॉर्टकट तरीका नहीं है। मैं एक बार कंट्रोल पैनल से क्रॉस चेक कर रहा हूँ कि सही एंट्री डली है कि नहीं डली। एग्जैक्ट सही एंट्री डली है। यूज़र नेम यहाँ पर आएगा। ठीक है, और कॉन्फ़िग फाइल को मैंने सेव कर दी। अगर वेबसाइट आपके मूव ऑन होने के बाद अगर नहीं चलती है, तो मेजर जो इशू होगा वो डायरेक्टरी की लोकेशन का ही होगा। दूसरा इशू फिर सर्वर का इशू हो सकता है कि सर्वर है ना प्रॉपरली सेटअप ना हो। एक बार और फिर से मैं पिंग करके देख लेता हूँ। ये अभी भी नहीं जा रही है। खैर, इतनी प्रोसेस करने के बाद आपको तब तक वेट करना है जब तक कि आपकी ये पिंग करने पे न्यू आईपी रिफ्लेक्ट नहीं हो जाती, तब तक के लिए आपको वेट करना है। मैं ये रिफ्लेक्शन होने के बाद जो अगली वीडियोस डालूंगा, वो इसके रिफ्लेक्शंस की ही, मैं आफ्टर रिफ्लेक्शंस हम क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी एरर आ सकती है, जो भी एरर आएगी वो आपको सामने दिखेगी। अगर प्रॉपर सर्वर कॉन्फ़िगर्ड है, तो किसी तरह की कोई एरर नहीं आना चाहिए। आईपी मूव होते से ही वो नए वाले से वेबसाइट स्टार्ट हो जाएगी। अगली वीडियोस के लिए आप इंतज़ार करें। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।